डियर स्टूडेंट्स, आपको मोबाइल स्क्रीन पर ट्रिक नज़र आ रही है। ये जो आपको खोपड़ी नज़र आ रही है, ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। ये जो खोपड़ी आपको नज़र आती है, ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। अब हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जानते हैं। No two electrons in an atom have similar four quantum numbers. इसका मीन है किसी भी एक एटम में अगर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके फोर क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसके थ्री क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, मगर स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। एक बार फिर से हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को देखते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सिमिलर फोर क्वांटम नंबर्स। अब इस खोपड़ी से इस पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम समझते हैं। देखिए, किसी भी एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के फोर क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। क्रॉस मीन्स कभी भी सेम नहीं होंगे। एक बार फिर से देखिए, किसी भी एक एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके फोर क्वांटम नंबर कभी भी सिमिलर और सेम नहीं होते हैं। तो जब भी ये खोपड़ी आपको बिजली के खंभे पर नज़र आ जाती है तो अपने आप वहाँ से आपको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, और वो ये कि किसी भी एक एटम में अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके फोर क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ हमने लिया हीलियम। अब हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल वो ये होता है 1s2। अब इसको हम हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। आपको पता है यहाँ 1s, s मीन्स वन ऑर्बिटल, ये हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन था तो पहले क्लॉकवाइज और सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो फर्स्ट डिजिट होता है यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो क्लॉकवाइज की बात करेंगे। क्लॉकवाइज मीन्स ये इसकी बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 1 की वजह से हमने लिख दिया n इक्वल टू 1। अब बिकॉज यहाँ s है तो l इक्वल टू क्या आएगा, 0। और जब l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, यानी कि ऊपर की तरफ, तो s की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी +1/2। ठीक, अब हम इस एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के फोर क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो सेम वैसे ही चलेगा। देखिए यहाँ 1 है तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ s है तो l इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब भी l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। तो यहाँ आ जाएगा 0। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती -1/2। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। देखिए कैसे, किसी भी एक एटम में अगर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके फोर क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा थ्री क्वांटम नंबर सिमिलर सेम हो सकते हैं, मगर स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। अब आप देखिए n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, यानी थ्री क्वांटम नंबर यहाँ सिमिलर हमें नजर आ रही हैं, मगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। ये देखो
ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इनके क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्लियर हो जाता है कि किसी भी एक एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके 4 क्वांटम नंबर कभी भी सिमिलर और सेम नहीं होंगे। ठीक, चलिए अब अगली ट्रिक हम ले रहे हैं यहां पर, ये n+l रूल के लिए है। ठीक है, देखिए ये ट्रिक नन्नू लाल कम फिर नन्नू कम, नन्नू लाल कम फिर नन्नू कम। इस ट्रिक का मीनिंग होता है n+l की वैल्यू जहां कम होगी यानी लेस वैल्यू होगी, सबसे पहले हम उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और जब n+l की वैल्यू आपको दोनों जगह पर सिमिलर नजर आती है तो फिर आप नन्नू यानी कि जहां पर n कम होगा है ना, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे। ठीक है, यही ये n+l रूल है। इस n+l रूल को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पर एक 4s और एक 3d, हमने एक ऑर्बिटल ले लिया। अब यहाँ 4 है तो n इक्वल टू 4, यहाँ s है तो l इक्वल टू 0। n+l दोनों को ऐड करेंगे हम, n की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे और l की जगह पर ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरह से हम 3d ऑर्बिटल के लिए चलते हैं तो n इक्वल टू 3, क्योंकि बिकॉज जो इनिशियल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, और बिकॉज यहाँ d है तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब इस फार्मूले में रख दीजिए तो 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 5। अब आप देखिए यहाँ 4 और यहाँ क्या है 5, आपको पता है 5 हायर वैल्यू होती है और 4 लोअर वैल्यू होती है। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल में आपको पता है कि पहले 4s में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 3d में भरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है और 4s की एनर्जी कम होती है। वो इससे ही क्लियर हुआ, किससे, n+l रूल से। तो अभी मैंने आपसे कहा नन्नू लाल कम, अब आप देखिए n+l की वैल्यू कम किस में है, ये देखिए यहाँ 4 है यहाँ 5, तो ये कौन है 4s, तो 4s में हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद में हम 3d में भरेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए 4s और यहां पर 3p, यहां 4 की वजह से n इक्वल टू 4, s की वजह से n इक्वल टू 0। आप इस फार्मूले में ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो वॉच हियर 3p, n इक्वल टू 3, p मीन्स l इक्वल टू 1, यू कैन ऐड हियर 3 + 1, यहां पर भी कितनी वैल्यू आ गई, 4। अब देखिए यहां पर जब दोनों तरफ सेम वैल्यू आती है तो आप ये देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लोअर किस में है। तो यहां देखिए n इक्वल टू 3 ये लोअर है और n इक्वल टू 4 क्या है, हायर है। इसका मीनिंग निकलता है कि आप सबसे पहले 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे यानी इसकी एनर्जी होगी लो, फिर उसके बाद आप 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसकी एनर्जी होगी हाई, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल था ये था n+l रूल। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से एक बार, नन्नू लाल कम फिर नन्नू कम, यानी जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी सबसे पहले हम उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जब दोनों ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू सेम होती है तो जिसमें नन्नू कम होता है, नन्नू मीन्स n, ठीक है, तो जिसमें n लेस होगा यानी कम होगा हम उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये वैल्यू कैलकुलेट करना, ये इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो थोड़ी देर आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, ये प्रॉब्लम अब आपको नहीं आएगी। ठीक, ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्वांटम नंबर्स आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हम जानते हैं एवरी इलेक्ट्रॉन हैव 4 क्वांटम नंबर n, l, m
and s. Every electron have 4 quantum number n, l, m and s. ठीक है, n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो किसी भी एटम के शेल और ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है. l एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है ये, जो कि सबशेल और सबशेल के शेप को बताता है. सबशेल एज वेल एज सबशेल के शेप को भी बताता है. ठीक. m और यहां पर है ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है. ठीक. s और ms ये स्पिन क्वांटम नंबर है जो कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक. तो हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि क्वांटम नंबर्स किसी भी एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और उसके स्पिन को बताता है. ठीक है. तो ये जो ग्रुप हैं n, l, m, s, इन्हें ही हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं. ठीक. चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देखिए ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं. ये किसी भी एटम के शेल और ऑर्बिट को बताता है. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, तो इसीलिए हम किसी भी एटम में 7 शेल को बनाते हैं. ठीक है. ये देखिए किस तरह से ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो जाएगा. फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दैट इज अ 7. अब हमको पता है ये किसी भी एटम का क्या है, न्यूक्लियस है. आपको ये भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 7 तक होती है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n = 1, ये n = 2, ये n = 3, ये n = 4, ये n = 5, ये n = 6 और यहाँ पर n = 7. ठीक. ये जो वाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं शेल. ठीक है. और इसे ही हम कहते हैं ऑर्बिट. ठीक. और इसे ही हम कहते हैं मेन एनर्जी लेवल. ठीक. अब देखिए सपोज मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर देता हूँ. ये मैंने इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर दिया ये. ठीक है. तो ये हमें पता चला यहाँ पर ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन. ठीक. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन के लोकेशन का भी पता चलता है. कैसे? जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है, यानी इंक्रीज होती जाती है. ठीक. तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसी भी एटम में शेल और ऑर्बिट को एज वेल एज एनर्जी लेवल को एज वेल एज इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बताता है. ठीक. इसके बाद हम सेकंड पढ़ रहे हैं. यहाँ पर यह है एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको कि हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो क्वांटम नंबर है ये किसी भी एटम में जो शेल होते हैं उसमें प्रेजेंट सब शेल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और सब शेल के जो शेप्स होते हैं, जो शेप होते हैं, उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है. एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो देखिए हमने यहाँ लिखा स्मॉल l, ये सबशेल को बताता है तो मैंने ब्रैकेट में सबशेल लिख दिया. इसकी वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? तो याद रखिए 0 to n-1 तक इसकी वैल्यू हो सकती है. ठीक है. अब देखिए इसको हम समझते हैं. सपोज यहाँ पर ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है और ये n = 4 है. ठीक. तो हम को पता है ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दैट इज अ 4. अब आपको फर्स्ट शेल में पता करना है कि उसमें कितने सब शेल होंगे, तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिए.
इसमें n की जगह पर ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो। तो जब हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1 को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0, 0 टू 0 यानी कि यहाँ आ जाएगा l इक्वल टू 0। ठीक, फिर जब आप 2 को यहाँ पुट करेंगे तो 0 टू 1, 0 टू 1 का मतलब होता है कि यहाँ l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। जब आप यहाँ 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 मीन्स 2, तो 0 टू 2, 0 टू 2 का मतलब होता है l इक्वल टू 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। इन द सेम वे l इक्वल टू 0, 1, 2 एंड दैट इज 3। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं l इक्वल टू 0 पर एस सबशेल होता है, फिर l इक्वल टू 1 पर p सबशेल होता है, l इक्वल टू 2 पर d सबशेल होता है और l इक्वल टू 3 पर f सबशेल होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। l इक्वल टू 0 मीन्स s, l इक्वल टू 1 मीन्स p, l इक्वल टू 2 मीन्स d, l इक्वल टू 3 मीन्स f। ये सब क्या होते हैं? सबशेल। ठीक है, वास्तव में ये जो सबशेल होते हैं इनके फुल फॉर्म S मीन्स शार्प, P मीन्स प्रिंसिपल, D मीन्स डिफ्यूज्ड, F मीन्स फंडामेंटल। ये जो टर्म्स हमने यूज किए हैं ये स्पेक्ट्रम लाइन से रिलेटेड होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं, तो ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ये उसी स्पेक्ट्रम लाइन से रिलेटेड और डिनोटेड होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जो एस सबशेल है इसका शेप जो होता है वो होता है स्फेरिकल। ठीक, और पी का जो शेप होता है वो होता है डम्बल्ड। ठीक, यानी डम्बल शेप। और डी का जो होता है वो होता है डाई डम्बल। ठीक है, डम्बल्ड कर देते हैं। एस का स्फेरिकल, पी का ये डम्बल्ड और यहाँ पर डी का डाई डम्बल्ड और एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी जिसको हम प्लेन पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंप्यूटर पर ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ स्फेरिकल मीन्स यानी ऐसे, डम्बल्ड मीन्स इस तरह, डाई डम्बल्ड मीन्स इस तरह, और एफ के बारे में तो कहा था दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन नॉट ड्रॉ ऑन प्लेन पेपर। ठीक, चलिए तो ये जो हमने पढ़ा अभी ये एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल m और ml से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है इसकी वैल्यू l पर डिपेंड करती है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो आपको फार्मूला ये वाला यूज करना है ना, 12 + 1। और अगर आपको डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, -L0 + L। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये डिनोट किसको करती है? तो याद रखिए ये किसी भी एटम में जो सबशेल होते हैं और सबशेल में जो ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि सबशेल में जो ऑर्बिटल होते हैं, सबशेल में जो ऑर्बिटल होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये आया कैसे? तो याद रखिए जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड होती है? देखिए सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं n इक्वल टू 1, यहाँ लेते हैं हम n इक्वल टू 2, यहाँ लेते हैं हम n इक्वल टू 3 और यहाँ लेते हैं हम n इक्वल टू 4। ठीक है, ये देखिए हमने इस तरह से ये वैल्यू ली है। ठीक है, यहाँ n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2,
n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। अब आपको l की वैल्यू पता है, l इक्वल टू यहाँ 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर l इक्वल टू 0 1 आएगा, यहाँ पर l इक्वल टू 0 1 2 आएगा, और यहाँ l इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 आएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको ये देखिए ये टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालना है, तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है 0 1 2 3, इनको यू कैन पुट हियर, आप यहाँ पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, देखिए तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1। अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा 3। अगर आप यहाँ 2 रखेंगे, रखिए जरा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब आप यहाँ 3 रखिए l की जगह पर, तो 3 2 जा 6 एंड 1 7। ये देखिए, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो s ऑर्बिटल है, माफ करना, जो s सबशेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल बनेगा, जो p सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल बनेंगे, और जो d सबशेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल बनेंगे, और जो f सबशेल है उसमें 7 ऑर्बिटल बनेंगे। क्योंकि आपको पता है l इक्वल टू 0 मीन्स s में 1 ऑर्बिटल बनेगा, l इक्वल टू 1 1 मीन्स p में 3 ऑर्बिटल बनेंगे, l इक्वल टू 2 मीन्स d, इसमें 5 ऑर्बिटल बनेंगे, l इक्वल टू 3 मीन्स f में 7 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये फार्मूला देखिए, यहाँ पर क्या है, -l 0 + l। तो ये जो फार्मूला है ये डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन करने के लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप रख दीजिए जरा ये 0 रखिए आप किस फार्मूले में, इसमें, तो -0 0 + 0, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा डियर, 0, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ रख के देखिए, तो -1 0 + 1, ये देखिए -1 0 एंड +1 आ गया, ठीक है। अब आप इस फार्मूले में 2 रखिए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2, फिर 1 रखिए, ये -1। अब 0 तो पहले से है तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब इस वैल्यू को चेंज करते हैं, देखिए पहले +2 फिर 1 फिर 0 आता है, फिर वापस से 1 और फिर 2 की वैल्यू आपको रखना है, यानी कि 0 -1 -2 आता है, तो अब ये वैल्यू प्लस में आती है, तो यहाँ +1 होगा और यहाँ पर +2 होगा। इसी तरह से आप फिर से देखिए, पहले आपको इस तरफ जाना है, फिर 0 लिखने के बाद वापस से इस तरफ जाना है, ये देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। पहले आप ऐसे जाएंगे, फिर 0 लिखने के बाद ऐसे जाएंगे, इस तरह, है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, इस 3 को रखें यहाँ पर, तो देखिए -3 फिर -2 फिर आएगा -1 फिर 0, ये फार्मूले में 0 दिया था 0, फिर वापस से 1 रखेंगे हम, +1 और ये +2 और यहाँ पर +3, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये देखिए आप इस तरह से। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस बात पर, जब वो क्वेश्चन में क्वांटम नंबर डिटरमाइन करने के लिए आ जाता है उस समय, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मैं 1-2 एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। जैसे ये याद रखिए, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं डियर, हैं, तो आप क्या करोगे, आप जो है सबसे पहले p ऑर्बिटल बना लो, कितने 3। उसके बाद यहाँ देखिए -1 है, तो यहाँ -1 लिख दो, फिर 0 लिख दो, फिर +1 लिख दो, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो एक बार और। ये देखिए d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैंने क्या किया कि अब मैंने d में 5 ऑर्बिटल बना दिए, ये देखिए ये 5 बना दिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है, -2 है, तो मैंने यहाँ -2 लिखा, फिर यहाँ -1 फिर 0 फिर +1 +2, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो जाता है, यानी ऑन एक्सिस पे रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो रोटेशन है या तो क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक। अब देखिए अगर मान लो क्लॉकवाइज है इस तरह, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, तो एस की वैल्यू जो होती है +1/2। अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज है यानी लाइक दिस, तो यहाँ पर एस की वैल्यू जो होती है वो -1/2 होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज यानी लाइक दिस क्लॉकवाइज
तो क्लॉकवाइज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एस की वैल्यू एस इक्वल टू प्लस 1/2 होती है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो उसमें जो एस की वैल्यू होती है वो -1/2 होती है। ठीक, तो आपने अभी क्वांटम नंबर को समझ लिया, और इस पर डिपेंड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो इस पर डिपेंड क्वेश्चन है, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम एक बात को समझते हैं कि किसी भी एटम में शेल होते हैं, शेल में सबशेल होते हैं, सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की 2 डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी आपने ध्यान दिया ये कहाँ से आया? ये क्वांटम नंबर से ही आया है, यानी कि एन, एल, एम एंड एस से ही आया है। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी कि जब आप ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको यहाँ पर शेल में प्रेजेंट सबशेल को बताया। ये देखिए यहाँ पर, अब आपको अच्छे से दिखेगा। शेल में एक सबशेल होता है, ठीक है। ये 2 पर यहाँ पर 2 सबशेल होते हैं, 3 में यहाँ पर 3 सबशेल होते हैं, और 4 में यहाँ पर 4 सबशेल होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको है ना अच्छे से एक्सप्लेन इसको एक बार और कर देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं इसको एक बार और से। किसको? एजीमुथल क्वांटम नंबर को। अब देखिए, सपोज ये मैंने फर्स्ट शेल बनाया, फिर मैंने सेकंड बनाया, फिर मैंने थर्ड बनाया, और फिर मैंने फोर्थ बना लिया। अब यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और ये n इक्वल टू 4 लिख दिया। आपको मैंने कहा कि ये फर्स्ट शेल है n इक्वल टू 1, तो इसमें एक ही सबशेल होगा s। अगर ये सेकंड है तो इसमें 2 सबशेल होंगे s p, और अगर ये